डॉक्टर श्रीमती आभा सिन्हा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट TCL PG कॉलेज जांजगीर, छत्तीसगढ़। आज मैं आप लोगों को मजदूरी भुगतान अधिनियम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के बारे में बताऊंगी। सेक्शन 1 अधिनियम का संक्षिप्त नाम, आरंभ, विस्तार, क्षेत्राधिकार तथा उद्देश्य। इस अधिनियम का नाम मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 है। केंद्रीय सरकार द्वारा 28 मार्च 1937 को यह प्रवर्तन में आया। इसका उद्देश्य मजदूरों के शोषण को रोकने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 बनाए गए हैं। इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत में है। यह सभी प्रतिष्ठानों के लिए निम्न व्यक्तियों की मजदूरी भुगतान पर लागू होता है: किसी भी कारखाने या उद्योग में नियोजित व्यक्ति, रेलवे प्रशासन द्वारा नियोजित व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उप ठेकेदार द्वारा नियोजित व्यक्ति पर लागू होगा। सेक्शन 2 डेफिनेशन है, जिसमें मजदूरी का अर्थ काम के बदले में दी जाने वाली रकम को मजदूरी कहते हैं। मजदूरी की परिभाषा में निम्नलिखित को शामिल किया गया है: न्यायालय के आदेश, समझौते के तहत दी गई रकम, अतिरिक्त समय या छुट्टी में दिए गए काम के लिए दी गई रकम, बोनस, इस तरह की कोई भी रकम, मजदूरी की सेवाएं समाप्त होने पर कुछ दी गई रकम, किसी कानून या उसके तहत बनाई गई किसी योजना के अंतर्गत दी गई रकम। इसके साथ साथ मजदूरी में निम्नलिखित को शामिल नहीं किया गया है। इसको हम एक केस के माध्यम से बताएंगे। किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड वर्सेस अपीलीय प्राधिकारी और अन्य 2003 LLG मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार बोनस, गृह किराया भत्ता, अभिसमय मजदूरी, प्रोत्साहन बोनस आदि को मजदूरी की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है। अधिनियम के अंतर्गत नियोजक का उत्तरदायित्व मजदूरी की सुरक्षा के बारे में सेक्शन 3, 4, 5, 6, 8, 13A और 14A को हमको पढ़ना होगा। सेक्शन 3 मजदूरी भुगतान का दायित्व के बारे में उल्लेख करता है। प्रत्येक मालिक अपने मजदूर को मजदूरी देने के लिए जिम्मेदार है। सोमीबेन मथुराबाई वर्सेस लालजी हुक्को 1984 नियोजक सेक्शन 12 और 17 के अनुसार मजदूरी देने के लिए बाध्य है। इसी प्रकार धीरेन चंबोली वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य 1988 में कहा गया कि सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन की अदायगी न करना संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। सेक्शन 4 मजदूरी कालावधि में देने का दायित्व के बारे में उल्लेख करती है। मजदूरी की कालावधि दैनिक, साप्ताहिक या मासिक निश्चित की जा सकती है, लेकिन अर्धवार्षिक, वार्षिक नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार सेक्शन 6 मजदूरी का चालू सिक्के और चालू करेंसी में भुगतान का दायित्व के बारे में उल्लेख करती है। इसमें एक केस है SRT वर्सेस इंडस्ट्रियल कोर्ट AIR 1971 MP में कहा गया कि नियोजक नियोजित व्यक्ति की लिखित अनुमति प्राप्त करके चेक द्वारा मजदूरी को बैंक खाते में डालकर भुगतान के दायित्व का पालन कर सकती है। सेक्शन 13 रजिस्टर तथा अभिलेखों को रखने का दायित्व का उल्लेख करती है। इसमें न्यूनतम 3 वर्ष तक उसे अपने सुरक्षित रखने की अनिवार्यता के बारे में उल्लेख किया गया है। सेक्शन 14 निरीक्षकों की सुविधाएं प्रदान करने का दायित्व। एक्सप्रेस न्यूज़पेपर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मार्क 1963 सुप्रीम कोर्ट
अवैध हड़ताल के लिए कर्मकारों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है और उचित जांच के बाद उसे ऐसी हड़ताल के लिए बिना प्रतिकार के ही निकाला जा सकता है। सेक्शन 23 संविदा द्वारा त्याग न करना के लिए नियोजक संविदा द्वारा अपने भार से मुक्त होने का प्रयास अगर करता है तो ऐसा शून्य माना जाएगा। भुगतान न करने का परिणाम संपत्ति की कुर्की, लेकिन यह तभी होगा जब आदेश न्यायालय तभी देता है जब आवश्यक सुनवाई की जाने के पश्चात ही ऐसा निर्णय देगा। नियोजकों की मृत्यु होने की दशा में अदत्त मजदूरी की अदायगी सेक्शन 25A में बताया गया है। मजदूरी द्वारा नॉमिनी व्यक्ति को और जहां किसी व्यक्ति ने नॉमिनी नहीं किया है तो ऐसी रकम संबंधित अधिकारियों के पास जमा कर दी जाएगी। कटौती कटौती मजदूर द्वारा मालिक या उसके एजेंट को दी गई रकम कटौती मानी जाती है। अधिनियम के अनुसार मजदूरी में से कटौती के कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं। काम में अनुपस्थित रहने के लिए दी गई कटौती। सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 कटौती केवल अनुपस्थिति अवधि के लिए ही की जाएगी। वी रामचंद्रन वर्सेस इंडियन बैंक LLJ में न्यायालय ने कहा कि कार्य नहीं तो वेतन नहीं के सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। कोठारी मद्रास लिमिटेड वर्सेस दुती AJ कम अपीलेंट अथॉरिटी और अन्य 1991 LLJ यदि कर्मकार को बंद के आयोजकों द्वारा काम पर जाने से रोक दिया जाता है तो उनकी अनुपस्थिति के लिए मजदूरी से कटौती नहीं की जा सकती। माल के नुकसान या क्षति के लिए कटौती धारा 10 में इसका उल्लेख किया गया है। सुविधा एवं की गई सेवाओं के लिए कटौती धारा 11 में इसका उल्लेख किया गया है। उधार राशि अग्रिम में लिए गए पैसे की कटौती सेक्शन 12B में इसका उल्लेख है। आयकर के लिए कटौती सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 एक मुश्त नहीं बल्कि 12 किश्तों में इसकी कटौती होगी। सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 भविष्य निधि के लिए कटौती के बारे में प्रावधान है। प्रधानमंत्री की सहायता कोष के लिए कटौती सेक्शन 13 में प्रावधान किए गए हैं। जुर्माना सेक्शन 8 में कोई भी जुर्माना तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक व्यक्ति को जुर्माने के विरुद्ध कारण बताने का अवसर न दिया जाए। मजदूरी में की गई कटौती या दिए जाने में देरी के लिए विवाद की सुनवाई के लिए अधिकारी सेक्शन 15 में उल्लेख किया गया है। श्रम न्यायालय का पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण का अधिकारी, कर्मकार प्रतिकर के लिए कोई आयुक्त, दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश आवेदन प्रस्तुत करने के लिए सक्षम व्यक्ति स्वयं वह व्यक्ति होगा जिसकी मजदूरी की अनुचित कटौती की गई है। कोई विधिक व्यवसायी होगा। अधिनियम के अधीन कोई भी व्यक्ति हो सकता है। प्राधिकारी की जांच व कार्यवाही को न्यायिक कार्यवाही माना जाएगा। अपील अपील सेक्शन 17 अपील करने का समय 30 दिन का होता है और यह जिला न्यायालय में की जाएगी। अपील 2 प्रतिलिपियों के साथ की जाएगी और न्यायालय शुल्क भी जमा करना होगा। अपील में दिए गए निर्देश अंतिम होंगे। सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 के अधीन जिला जज द्वारा पारित आदेश को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अंतर्गत चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि वह अंतिम आदेश माना जाएगा। फिर वह सेक्शन 115 के अधीन पुनः निरीक्षण क्षेत्राधिकार अथवा संविधान के आर्टिकल 227 के तहत सुना जा सकता है। दंड सेक्शन 20, 21,
15, 17 इन धाराओं का उल्लंघन अगर कोई व्यक्ति करता है तो अर्थदंड और जुर्माना जो कि 1500 रुपये न्यूनतम और 7,500 रुपये तक अधिकतम देने का प्रावधान किया गया है। धन्यवाद।